अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजू यकीनन पाकिस्तान है, दहशत गर्दी है, जिस पर जी कहना चाहिए कि कौमी यकजहती और हमांगी की ज़रूरत पेश आ गई है पहली बार। फिर IMF है, महंगाई, ये दो हमारे मेजर टॉपिक हैं। बाकी सब इसी से रिलेट करता है, मगर उससे पहले दो तीन छोटी छोटी खबरें आपसे शेयर कर लेता हूँ कि खान साहब पर तोशा खाने में फर्द जुर्म आयद होने जा रही है 7 फरवरी को। और हमेशा की तरह खान साहब अदालत नहीं गए, मुचलके भरवाने पड़े, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे आने के लिए कहा, अदालत ने इनकार कर दिया। फिर शेख रशीद जो कल तक फड़े मार रहा था लंबी लंबी और आसिफ जरदारी पर दहशत गर्दी के और सारे इल्ज़ाम लगा रहा था जो खान साहब ने लगाए थे, और बड़े उससे कह रहा था मुझे पता है पैसे दिए हैं। जब बुला लिया थाने ने तो कहता है कि वो तो मैंने वो दोहराया जो खान साहब कह रहे थे, मेरा तो क्या ताल्लुक़ है। तो कल उसे भी बुला लिया है थाने में। कल से मतलब जब आप देखेंगे तो आप ये प्रोग्राम यहाँ इस वक्त ट्यूसडे के 2 बज रहे हैं, तो जब आप देखेंगे तो ये सुबह हो रही होगी आपकी पाकिस्तान में। 90% जो लोग पाकिस्तान में देखते हैं। तो ये दो खबरें मेजर हैं। और तीसरे, क्या खान साहब रिकन्सिलेशन जो हो रही है, जो यकजहती की बातें हो रही हैं और बाहम बैठने इत्तफाक राय की, उसमें बैठेंगे तालिबान के ख़िलाफ़ कि खान साहब तो उनके सपोर्टर हैं। और इसका सबूत ये है कि स्वात में, बुनीर में और जहाँ जहाँ मुजाहरे हुए, बड़े बड़े धरने हुए, लाखों लोग निकले, वहाँ PTI को जलसों में नहीं आने दिया, स्टेज पे चढ़ने की कोशिश की कि उन्होंने नहीं चढ़ने दिया। जब फिर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब उन्हें छोड़ा जा रहा था तालिबान को, उनसे मुज़ाकरात हो रहे थे और जेलों से फांसी के मुजरिमों को बाहर निकाला जा रहा था, 5-6 हज़ार लोगों को आने दिया गया, तो ये यकजहती और इत्तफाक राय लिया था। कमाल है। या कभी तारीख़ में जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां करती रही हैं या जो हमारी फ़ौज करती रही है, ये पार्लियामेंट वगैरह तो रबल स्टैंप है। मैं आपको दर्जनों बार बता चुका हूँ कि ये तो दिखाने के लिए है, वेस्टर्न वर्ल्ड को पैसे लेने होते हैं कि भाई टूटा फूटा कोई निज़ाम तो दिखाओ। अदरवाइज़ जिनकी जो औकात है, इसकी औकात आज भी ये देख लें कि अली वज़ीर से वोट लेना था, क्योंकि वो भी फ़ौज चाहती थी, तो वोट लेने के लिए अली वज़ीर को ले आए थे। मगर उसके बाद उसकी ज़मानत भी हो गई, मगर उसे छुड़वा सकती है पार्लियामेंट, या इस वज़ीर-ए-आज़म में ये औकात है इसकी, या इस वज़ीर दाखिला की। और यही वज़ीर दाखिला था जब नई हुकूमत बनी तो ये कह रहा था मरियम औरंगज़ेब और ये एक मीटिंग के बाद फ़ौज से कि हमें अपनी फ़ौज पे, हमारे सिक्योरिटी इदारों पर पूरा एतमाद है। मतलब गो थ्रू किया था इन्होंने भी कि जनाब अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो होने दें। तो बात यह है कि ये सब मुनाफिकों का टोला है और ये सब अपने अंजाम के करीब हैं। मेरे आपके लिए तो बहुत परेशानी की बात है, मगर जिनके, मैं तो ख़ुद यहाँ रहता हूँ, मगर मेरे बहन भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं। मैं अभी आपको बताऊँगा कि हालात क्या हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि कहाँ जाकर खड़े हो गए और किन्होंने खड़ा किया। मरने वालों की तादाद तो आपको पता चल गई होगी, 100 से ज़्यादा है, और 221 ज़ख्मी बताते हैं, कभी 57 कहीं बताते हैं, मगर 221 वज़ीर दाखिला ने जो असम्बली में कहा है, वो तकरीरें भी बहुत से लोगों ने आपने सुनी होंगी कि ख्वाजा आसिफ ने जिस तरह कहा है कि जो कुछ होता रहा 40 साल तक जो हमने अफगानों से किया, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस अब सामने आ रहे हैं। और पिछली हुकूमत ने जो किया, चाहिए हुकूमतों को इल्ज़ाम देते हैं एक दूसरे को हमेशा, क्योंकि इनके अंदर जुर्रत तो नहीं है कि ये बता सकें कि भाई इमरान खान की मर्ज़ी से तालिबान से मुज़ाकरात हुए थे। ठीक है, उनका झुकाव होगा, मगर इमरान खान की औकात थी कि उनसे मशवरा किया जाता है। खान साहब तो खुद अपने मुंह से कहते हैं ना कि सारी हुकूमत तो वो चलाते थे। अब ये सिर्फ खान को गंदा करने के लिए उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो ख्वाजा आसिफ की तकरीर में क्या दोहराऊँ, उसमें सब यही था ना कि जो हो रहा है और रिकन्सिलेशन और ऑपरेशन का इशारे दिए जा रहे हैं कि जी ऑपरेशन होगा, वज़ीर दाखिला भी
कि करना पड़ेगा, मगर पहले यकजहती चाहिए भाई। जिन्होंने जो पहले से उनको आज़ादियाँ देते रहे, 40 साल पॉलिसी चलाते रहे, मुल्क को यहाँ ला के खड़ा कर दिया कि आज एक रिटायर्ड फौजी अपने मुंह से कहता है कि बगदाद की तरह घेर लिए गए। अल्लाह हाफिज़, क्या कहा कि बगदाद की तरह घेर लिए गए हैं हम। मैं अभी बताता हूँ कैसे घेरा गया है। तो अच्छा, फिर ये ज़रा गौर करें कि जिन तालिबान को हम सपोर्ट कर रहे थे, कल भी मैंने कहा था कि उन्हें सपोर्ट अफगानी अवाम के लिए तो अफगानी अवाम के लिए तो वो चाहिए हमें, मगर उनसे ये कहा जाए कि आप अपने निज़ाम को हमारे यहाँ लेकर नहीं आएंगे। लॉजिकल है? या अगर कल आप उनकी हुकूमत को तस्लीम कर लें जो वो पुश कर रहे हैं, और इसलिए वो बार बार टीटीपी को भेजते हैं कि तुम तस्लीम करो हमें। जिस दिन आप तस्लीम करेंगे उसका मतलब ये होगा कि आपने उनके निज़ाम को तस्लीम कर लिया, तो फिर अपने यहाँ लाने में क्या प्रॉब्लम है आपको? तो आप बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। और ख्वाजा आसिफ ने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात की कि सिर्फ 1.5 साल में कोई 4.5 लाख जो लोग यहाँ पर आए ट्रांजिट वीज़े पे, वो वापस ही नहीं गए। और 1.5 मिलियन तो पहले से रह रहे थे, 3.5 मिलियन आ चुके हैं, और 5 मिलियन बताते हैं, जबकि और लोग जो आज़ाद ज़राए हैं वो कहते हैं 7-8 मिलियन है। और आज उन्होंने खुल के कह दिया कि ट्रांसपोर्ट तो वो पूरी खुद चलाते हैं अफगानी। और अभी आपने सुना होगा ना, जो बलूचिस्तान में वैन गिरी है जिसमें 40 लोग चले गए, कि उसके ड्राइवर ने फ़ोन किया था बाकायदा अपने मालिक को कि ये प्रॉब्लम दिख रही है वैन। तो उसने कहा गाड़ी चलाते रहो, कोई मसला नहीं है। तो 40 लोग निकल लिए, क्योंकि उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो वज़ीर दफ़ा कहता है कि ट्रांसपोर्ट का तो पूरा निज़ाम वो चलाते हैं और पूरे मुल्क में फैले हुए हैं वो, और वो आपसे नफरत करते हैं। 14 अगस्त पे कराची में आपने बहुत सारों ने फुटेज देखी होगी, उन्होंने पाकिस्तान के झंडे जलाए, अफगानिस्तान के झंडे लहराए, वो सब आपके सामने। और पूरे मुल्क में बड़े शहरों में उनके स्ट्रॉन्ग हाइड आउट्स हैं। और अभी थोड़ी देर पहले मियाँ वाली में एक थाने पर हमला किया उन्होंने, और हमारी बहादुर पुलिस ने उनका मुकाबला किया, और वो अपने ज़ख्मियों को लेकर भी भाग गए। ये सेटल इलाकों की बात बता रहा हूँ मैं आपको। मियाँ वाली एक सेटल इलाका है ना, खान साहब का घर है, आबाई घर, पहली बार वहीं से जीते थे खान साहब, जो मुझे याद पड़ता है। तो उसकी रोशनी में फैसला करें कि हालात क्या हैं। अब मैं आता हूँ कि असल सिचुएशन क्या है। आपने पता ही होगा कि IMF पहुँच गई है। पहले तो मैं उससे कॉम्पैक्ट बता दूँ कि IMF ने कहा क्या है। उसने, अच्छा पहले तो ये विज़िट 9 फरवरी तक बताया जा रहा था ना, अचानक खबर आ रही है कि जी 3 को कंप्लीट हो जाएंगे मुज़ाकरात, मतलब 6 दिन गायब। कि उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है। वो फैसला सुने, मैं आपको बताता हूँ क्या सुनाया है। कहा कि खौफनाक महंगाई कबूल कीजिए, क्योंकि आप तो अपने टैक्स का जो टारगेट है 7,470 अरब रुपये, वो भी उसमें भी 214 अरब कम है, वो भी पूरा नहीं ला सके आप। या आप जो है ना दिवालिया कबूल कर लीजिए, या आप नॉन प्रोडक्टिव जो आपके डेवलपमेंट एक्सपेंसेस हैं उन्हें कट कीजिए, मतलब फौज को कम कीजिए, सीधा सीधा। अच्छा, ये IMF ये मुतालबा तो 30 साल से कर रही है, मगर आप नोट करें कि वो पहली बार अड़ गए हैं। अब सुने, वो जो रिटायर फौजी ने मुझसे कहा कि बगदाद की तरह घेर लिया है। साफ कह दिया कि भाई ये 3 रास्ते हैं, इनमें से चुनने कौन सा चुनना है। अच्छा, महंगाई सुने, 50 रुपये तो ऑलरेडी 40 रुपये लेवी पे अभी ले रहे हैं। वो कहते हैं कि 880 पता नहीं समथिंग, जो भी 870 रुपये जो आपने लेवी का कहा था वो तो आपके नहीं नजर आते। तो लेवी जो है ना 80 रुपये होगी, मतलब 40 रुपये फी लीटर और बढ़ेगा। और फिर सेल्स टैक्स भी होगा, अगर आपको याद हो मैंने आपसे कहा था कि 300 से अब जाएगा। फिर आटे की, चीनी की, दालों की। अच्छा, जहनों में रखें कि दाल, कोई एक दाल भी आपके अपने मुल्क में नहीं होती, वो भी सब इंपोर्ट होती है, बाहर से आती है। पैसे होंगे तो आएगी ना। और पैसों का आलम यह है कि UAE ने $2 अरब रोल ओवर कर दिए हैं, क्या कहते हैं उसको, कि उसको दोबारा से उन्होंने आपको दे दिया है। रोल ओवर ही कहते हैं मेरे ख्याल में, मैं इकनॉमिक टर्म इतनी नहीं जानता। तो उसके साथ मिलाकर आपके जो रिजर्व आए हैं इस वक्त $3.2 बिलियन है। और कंटेनर जो पड़े हुए हैं LC के बगैर
9,000 से अब उसके लिए 4 अरब रुपए चाहिए, सरकारी फिगर है, पहले मैंने 2 अरब बताए थे आपको, 4 अरब डॉलर। तो अब रियासत का ये हाल है कि वो जिनके कंटेनर उनसे कह रही जहाँ से चाहो आप अरेंज कर लो डॉलर और छुड़ा के ले जाओ, हमारे पास नहीं है। और काबुल में सस्ता है डॉलर, मार्केट में ब्लैक में 280 का है, आज 2 रुपये कहीं गिरा था, वापस चला गया, और ये 300 क्रॉस करेगा अगर IMF का आप कबूल करते हैं। अच्छा, आप फौज कम करेंगे? अब फौज का सुने, आपके मुल्क में इतनी बड़ी दहशत गर्दी हुई है, आप सबको अंदाज़ा कितनी खौफनाक दहशत गर्दी हुई है और कितनी आसानी से हुई है। इंटेलिजेंस फेलियर तो आपने देख लिया कितना खौफनाक हुआ है, जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल में हुआ था। अच्छा, जज़ा सज़ा का तो कोई निज़ाम ही नहीं है आपके यहाँ। पहले भी जब आपने कहा, माँ बाप ने पूछा कि भाई हमने तो बच्चे शहीद होने तो नहीं भेजे थे, हमने तो पढ़ने भेजे थे। अच्छा, ये एक बहुत कमाल 3-4 अरब रुपए जो फौजी बजट लेते हैं, अभी मैं उस तरफ भी आता हूँ, उसमें मेजर खर्चा तो लड़ना उड़ना तो है नहीं, ISPR पर खर्च करते हैं, जो ड्रामे बनाती है, फिल्में बनाती है, तराने गाती है और पता नहीं क्या क्या करती है, मीडिया लोगों को बाय करती है, ये सारा कुछ होता है ना। मस्जिद में जाके आप मारे जाएं तो आप शहीद हो गए, और फिर मीडिया से उसके बैकग्राउंड में कि राहे हक के शहीद हो, वतन की हवाएं तुम्हें सलाम करती हैं, वो टोन बजती है, लोगों की आंखों में आंसू आते हैं, और जिनके मरते हैं वो उन्हें शहीद समझना शुरू हो जाते हैं। नहीं भाई, वो शहीद नहीं हुए हैं, वो बेचारे नमाज़ पढ़ने गए थे, बच्चे स्कूल गए थे। शहादत के लिए तो बंदूक उठानी पड़ती है, या कोई इल्म की रोशनी फैलानी पड़ती है, लोगों की कोई मदद करनी पड़ती है। जिहाद के तो 100 मानी बताए ना, बंदूक से लड़ना ही तो नहीं बताया। तो वो तो सिर्फ नमाज़ पढ़ने गए हुए थे और बच्चे स्कूल गए थे, तो शहीद कैसे हो गए? ये ताकि मामले पे मट्टी पाओ, वो शहीद हो गए खुश। ये वो तो कि ए लोगो तुम उन्हें मरा हुआ ना जानो, कि तुम्हें उनके दर्जात का पता ही नहीं है, कि तुम्हें उनकी ज़िंदगी का पता ही नहीं, इल्म ही नहीं है। तो ये एक तरीक़ाकार है, एक अपनेटाइज किया हुआ है कि जनाब वो तो शहीद हो गए, गाड़ी में बैठे हैं मर जाएं आप, कि कोई निज़ाम नहीं ट्रैफिक का तो आप शहीद हो गए, पानी में डूब के 40 बच्चे मर गए। कि उस ठंडे इलाके में टांडा डैम में मैंने देखा है, मेरे बचपन कोहाट में काफ़ी अर्सा रहा हूँ मैं जंगल खेल में, तो उन बच्चों को वो इतना बड़ा डैम, बोट भी रखी हुई आपने वहाँ पर, और वहाँ कोई लाइफ गार्ड नहीं, कुछ नहीं, वो बच्चे भी शहीद हो गए। गवर्नेंस नाम की कोई शय ही नहीं है ना, इंटेलिजेंस है ही नहीं है। चाहे इंटेलिजेंस कैसे हो, वो तो मैनेज कर रहे हैं अली वजीर को इस वक्त, कि उसे वो रिहाना हो जाए, कहीं फवाद चौधरी ना छूट जाए, उसे लाहौर से कराची लाना, लाहौर से इस्लामाबाद लाना होता है, फिर लाहौर ले जाना होता है, उसके चेहरे पे चादर डालनी होती है, क्योंकि उससे बदला चुकाना होता है कि राना सनाउल्लाह का को जो गिरफ्तार किया गया था जाली केस में, उसने भांडा फोड़ दिया था, उसे निशान इबरत बनाना होता है। तो जब फिर हुकूमतें बदलनी होती हैं, लानी होती हैं, अब नया प्रोजेक्ट आ रहा होगा, अब कह रहे हैं कि जी री एमर्जिंग पाकिस्तान, जो हुसैन खानी की किताब का नाम है, खाकान अब्बासी, मुफ्ता इस्माइल, और कहते हैं फवाद चौधरी भी वहीं होंगे और मुस्तफ़ा नवाज खोकर। ये बज़ाहिर एक फोरम है, मगर ये फ्यूचर में जाके एक चेंज दिखाना है कि खान साहब भी नाकाम प्रोजेक्ट था, नवाज शरीफ भी नाकाम प्रोजेक्ट है, जरदारी आगे बढ़ रहे हैं, और अब लोग तो नजूमी भी कहना शुरू हो गए हैं कि बिलावल भुट्टो जो है वो प्राइम मिनिस्टर होंगे। और प्राइम मिनिस्टर जो होने वाले उनका सुने, वो फौज की खुशामंदी किस हद तक लगे हुए हैं कि सरगई लारोफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सस्ते तेल के लिए और ताल्लुकात। ये कहानी पूरी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, कि हमें उम्मीद है कि किसी और को हमारे ताल्लुकात पर रूस से एतराज़ नहीं होगा। और वो सरगई लारोफ जो है वहाँ का वज़ीर ख़ारजा साफ कह रहा है कि अमेरिका रुकावटें डालेगा, उसने चाइना पे भी रुकावटें डाली हमारे ताल्लुकात पर। अच्छा, अमेरिकन ने साफ कह दिया है जिसने जिससे जाके मिलना है मिलो, हमने निशान लगा रखा है कि कौन हमारा दोस्त है कौन नहीं है। तो ये जो एक टांग जो है ना 3 तरफ रखी हुई है, पहले तो हमने सुना था कश्ती में 2 कश्तियों में पैर रखेंगे, 3 कश्तियों में पैर रखे हुए हैं। अब इस सिनेरियो में IMF को देखें बड़े गौर से, कि जब उसने कहा कि नॉन प्रोडक्टिव अपने एक्सपेंस कम करें या दिवालिया हो जाएं, या ये महंगाई है कि आटा 250 रुपये, 300 रुपये, 200 रुपये, मुझे नहीं पता, कि शरह सूद भी बढ़ाएंगे। अभी जितनी महंगाई होती जाएगी शरह सूद बढ़ानी पड़ेगी। फिंच की रिपोर्ट आ गई है
कि महंगाई बढ़ेगी, डॉलर और कमज़ोर होगा, और साथ में एक नुक्ता ये भी लगा दिया कि अगर डॉलर कमज़ोर हो गया, रुपया गिरेगा, तो आलमी मालियाती इदारों से पैसे लेने में आसानी होगी। मगर महंगाई आसमान पर जाएगी। तो जो 30,000 रुपये कमाता है या 40,000 रुपये कमाता है वो अफोर्ड कर सकता है। तो IMF ने जब ये कहा कि आप नॉन प्रोडक्टिव अपने एक्सपेंसेस कम करें, तो सुने जवाब क्या दिया गया कि जब हमारे 100 लोग मर गए, 125 लोग, हाहाकार मची हुई है, मतलब 125 ख़ानदान बर्बाद हो गए ना। और कोई कह रहा था आज PTI का रहनुमा, नहीं नूर आलम कह रहा था कौमी असम्बली में कि वहाँ सब बातें कर रहे थे, उसने कहा कि ये लाहौर में पंजाब में होता है जब ही रोते हैं आप लोग कि मेरे लोग मर रहे हैं, हम ही लोग कुर्बानी देते हैं आप लोगों के लिए, कम से कम खामोश तो हो जाए, सुन तो लें। और हमारी तलाशी ली जाती हैं, हमारा शनाख्ती कार्ड ही पूछा जाता है, वैसे में बताया जाता है कि हम मुअज़्ज़िज़ रुकने पार्लियामेंट है, मगर हमारा शनाख्ती कार्ड देखा जाता है, रोक रोक के पीछा जाता है और टेररिस्ट आराम से घुस जाता है। और उसकी तकरीब फिर काट दी गई, अजान शुरू हो गई। हर ऐसे मौके पर अजान शुरू हो जाती है, नमाज शुरू हो जाती है। इस पर भी मैं आज आपको जाते हुए एक तारीख़ी वीडियो दिखाऊंगा, कोई तबसरा नहीं करूंगा कि ज़हनी हालत पहुंच कहाँ गई है और अब आप खड़े कहाँ हैं वो समझ लें पहले। तो जब हमारे 125 लोग मर रहे और हम सब आंसुओं में डूबे हुए थे कि किसी का भाई गया, किसी का शौहर, किसी का बेटा, किसी का बाप और किसी का मामू, चचा, मतलब इंसान थे जिंदा। जब अपने घर से अल्लाह ना करे किसी दुश्मन के घर से भी ना उठे, लाश उठती, बस उन्हीं को पता होता है, बाकी तो सब सुन के छोड़ देते हैं। तो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, सुना होगा आपने। उसमें कहा गया ये ऑपरेशन पे फोकस रखा जाए और आनी हाथ से निपटा जाएगा, मगर बाकी कश्मीर पर बात हुई कि कश्मीर से उनकी आज़ादी से अज़्म का इरादा किया गया और कश्मीर में भारतीय फ़ौज के मज़ालिम का नोटिस लिया गया और पूरा भाषण है। अगर वो देखें, आपके ख्याल में ये मौका था कश्मीर को उंगली करने का भारत के? एक तरफ IMF बैठा है आपके घर में, आपको कह रहा है दिवालिया हो जाएं या अपनी फ़ौज कम करें या महंगाई का तूफ़ान लें। तो ये कहते हैं ना कि जब कोई कौम बर्बाद हो रही होती है तो दिमाग बंद हो जाता है, गलती पे गलती होना शुरू हो जाती है। वो गालिब ने कभी कमाल शेर कहा था, आज बड़ी शिद्दत से याद आता रहा, कि वो कहता है कि कैद में भी तेरे वहशी को वही जुल्फ की याद, कैद में भी तेरे वहशी को वही जुल्फ की याद, हाँ एक रंजे गरां बारिये जंजीर भी था, हाँ एक रंजे गरां बारिये जंजीर भी था। हाँ मर गए 125 लोग, कोई बात नहीं, मगर कि कैद में भी तेरे वहशी को वही जुल्फ की याद के कश्मीर मेजर इशू है। तो ये शेर, इसके मानी में पहले भी थोड़े से समझता था, मगर अहमद फरार, ये एक लंबी कहानी है कि उन्होंने मुझसे कहा था कि तरक्की पसंदी की शायरी में गालिब का ये शेर हरफ आखिर है कि पूरी तारीख़ तरक्की पसंदी की शायरी की और उर्दू का लिटरेचर और जितना भी लिटरेचर है इस एक शेर के सामने ज़ीरो है। ये इतना अजीम शेर है। तो ये फ़ौज जो है हमारी, इस पर यह कैफियत तारी है। खुद सोचें, ये मौका था भारत की उंगली करने का। इस वक्त उससे ताल्लुकात दुरुस्त करने थे कि सब सब्जियाँ सस्ती मिल जाएँ, कुछ चावल आटा ही मिल जाए। दुनिया का दूसरा बड़ा प्रोड्यूसर है गंदम का, उसके यहाँ महंगाई हुई है आटे की 38 रुपये किलो हुआ है 30 से, तो कोराम मच गया है। मोदी हुकूमत रो पड़ी है, 30 मिलियन टन गंदम जो है ना जारी कर रहे हैं कल परसों में, क्योंकि चंद रियासतों में इंतखाबात होने वाले हैं, उसका इफेक्ट आएगा। सेकंड प्रोड्यूसर है दुनिया का, और 30 रुपये थी अभी फ़ी किलो गंदम खुली हुई आटा, और पैकेट में जो मिल रहा है वो 45 रुपये मेरे ख्याल में। उससे आप पंगा कर रहे हैं ताकि, क्योंकि आपने तो दुबई के रास्ते लेना है और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो ये बयानात दे रहे हैं कि भारत ये वो, IMF को बता रहे हैं कि जाओ तुम्हें जो करना है कर लो। इसके दो मतलब होते हैं, एक तो ये हुआ जो मैंने बताया कि जो करना है कर लो, दूसरा ये कि पहले कश्मीर से हमारे मामला इशू तय करवाओ। बेसिकली तो अमेरिका को मैसेज था नहीं है, तो फिर हम फ़ौज कम करेंगे, उससे पहले तो कर नहीं सकते। अच्छा आप ज़रा फ़ौज कम करने का ज़रा तस्वुर कीजिएगा। मैंने कल आपको बताया था कि 187 मेजर जनरल हैं, 2 जनरल हैं और 29 लेफ्टिनेंट जनरल हैं, 300-400 ब्रिगेडियर होंगे।
फिर 500,000 कर्नल होंगे, 2,000 मेजर होंगे, 3,000। बाकी तो वही है ना, कैप्टन, लेफ्टिनेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट, नायक, हवलदार। असल तो वो निकाले जाएंगे ना। अगर आपको 2 लाख भी निकालने पड़ गए, 1.5 लाख, जिन्हें सारी उम्र आपने जिहाद दिखाया, सारी उम्र अल्लाह का सिपाही जो बताया, मतलब मैंने खुद देखा है, बैरक में लिखा हुआ है कि जिहाद फी सबीलुल्लाह, और फिर ट्रेनिंग आपने खुद देखी होगी, परेड में भी दिखाया कि कंधे पे बंदूक ऐसे पीछे से रखी हुई और अल्लाहू अल्लाहू की ज़रबे लगाते हुए जा रहे हैं। जब आप उन्हें निकालेंगे तो बिल्कुल वही होगा कि जैसे तालिबान को आपने जब अमेंडन किया और जिहाद को फसाद करार दिया, तो आपके 83,000 लोग मारे गए और $136 बिलियन जो आप रोते हैं उसका लॉस हुआ कि आपके घर में रिवोल्ट हुआ। तो वो ट्रेन फौजी, जरा गौर करें कि मैं क्या कह रहा हूं, कि जब आप उन्हें बेरोजगार करेंगे, जिनकी माएँ सर पे हाथ फेर के भेजती थी कि हमारा जवान जा रहा है अपने वतन की हिफाजत के लिए, इस्लाम की जंग लड़ने के लिए, ग़ज़वा हिंद दिखाया जाता था उसे, तो आपको अंदाज़ा है। अब समझे इस बात को कि बगदाद की तरह घेर लिया गया है। अब एक बात और याद करें, जब अमेरिका का स्ट्रेटेजिक रिट्रीव हो रहा था, तो जो लोग ये प्रोग्राम हमेशा से देखते हैं वो अपने आप से सवाल करें कि क्या इन प्रोग्राम में नहीं बताया गया था कि ये फतेह मुबीन के नारे तुम्हें वहाँ ले जाके खड़ा करेंगे कि तुम थूक भी नहीं होगा रोने के लिए। समझ में आया कुछ, कि आपको चारों तरफ से घेर लिया गया है। ये IMF काश ये शराइत जो आज पेश कर रहा है 90s में पेश करता, तो मैं 90s में अगर ये पेश करता तो मैं कहता कि पाकिस्तान की रेमिटेंस भी बंद कर दो, इनकी एक्सपोर्ट भी ना लो, और इन पर सारी जहान की पाबंदियां लगा दो, और इन्हें कर्ज एक शर्त पे दो कि अब हम ये मुल्क हम चला के हम बताएंगे पहले कि तुमने कितना टैक्स लेना है, किन किन इदारों को दुरुस्त करना है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की नई रिपोर्ट आई है करप्शन पर, माशाल्लाह से 27वां नंबर मिला है हमें। ऊपर से वो बताते हैं कि 100 में से जिसके जितने ज़्यादा नंबर हैं उतना कम करप्ट है। तो 90% मेरे ख्याल में नेदरलैंड को उसको मिला है, नॉर्वे को, और फिर न्यूजीलैंड को और एक और मुल्क को 88, अमेरिका को 79, भारत को 40, और फिर 13 और 12 जो मिले हैं ना, सोमालिया, शाम और सूडान को मिले। हम 27वें नंबर पर हैं। और खान साहब के जो करप्शन के खिलाफ आए थे, जो कहते मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, उनके दौर में सबसे ज़्यादा हुई है, और दावे करते रहे, किया कुछ नहीं था। अब ज़रा सोचिए कि अगर ये 1.5 लाख 2 लाख जो भी फारिग अगर करते हैं, और जो आज मेरी 2 फौजियों से बात हुई उनके लहजे से लगता है कि शायद होंगे। ज़रा तसव्वुर करें मैं क्या कह रहा हूँ। काश ये 90s में कहता है IMF, मगर ये उस दिन फैसला हुआ था जब रिट्रीव होते हुए नारे लगाए गए फतेह मुबीन के, हमने रूस के बाद अमेरिका को भी शक्ल दे दी और हम दुनिया पर कब्जा कर लेंगे बस, अब इस्लाम के हर तरफ। मैं क्या कहूँ और इससे ज़्यादा कुछ कह सकता हूँ। अच्छा, फिर खान साहब इत्तफाक राय पैदा करेंगे तालिबान के ख़िलाफ़, या इस हुकूमत के साथ बैठेंगे जिसके खिलाफ इसका अपना सेनेटर मुशाहिद हुसैन, जो हमेशा से उनका आदमी है, जो मुशर्रफ दौर में काफ लीग में चला गया था, फिर वापस आ गया, वो आज सेनेट में कहता है कि इंतखाबात करा लें इससे पहले कि कोई आइंदा जनरल आ जाए, आइंदा जनरल खान आ जाए, जनरल आइंदा खान कोई आ जाए। और ये अब संभल नहीं रही है। मतलब जिस तरह उसने मजाक उड़ाया अपनी हुकूमत का। अच्छा, क्या इंतखाबात मसाइल का हल है? ये सारी चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है। और ये इंतखाबात का हल क्या होगा, मैं अपने एक दोस्त से आखिरी बात करता हूँ, फिर वो वीडियो लगाऊंगा, फिर वीडियो लंबा हो गया, मगर मेरी कोई बात तो आज एक लफ्ज़ भी फालतू नहीं है। मेरे एक दोस्त हैं जो निगरां वज़ीरों की दौड़ में कहीं थे, तो नहीं बने, तो मैंने कहा इंतखाबात लड़ लो, इलेक्शन लड़ लेना। तो कहने लगे यार जिनके खिलाफ मैं 5 साल लगा रहा हूँ उनके तरले डालूँ। मैंने कहा नून का टिकट ले लो ना। कहने लगे यार मैं नून के टिकट के लिए जाऊँगा, वो तो मुझे पैसे भी देना तो ना लूँ। मैंने कहा क्या मतलब? कहने लगे कि आज खान का टिकट ऐसे बिक रहा है कि पहले
जब कोई मुस्लिम उसमें पीटीआई में शामिल होता था तो खान अपने पास से दुपट्टा डालता था गले में पीटीआई का। अब कह दिया जाता है दुपट्टा अपना साथ लेकर आना, और 30 सेकंड मिलेंगे, खान के साथ खड़े होगे, मैं तस्वीर बनवानी, दुपट्टा खुद डालो, खान के साथ खड़े हो, क्लिक क्लिक बाहर निकलो, दूसरा चलो भाई हाँ भाई फोटो बनवाओ। कह लगे ये हालात हैं, और उसमें भी कोई गारंटी नहीं टिकट देंगे नहीं देंगे। और फिर कहने लगे कि मैंने एक पीटीआई के फारिग होने वाले पंजाब असम्बली से कैंडिडेट से पूछा कि कितने पैसे खर्च होंगे इलेक्शन पे, तो उसने कहा कि ये सामने वाले पे डिपेंड करता है, अगर वो 5 करेगा हम 5.5 करेंगे, वो 10 करेगा हम 12 करेंगे। तो मैंने कहा इतने पैसे आते कहाँ से हैं? कहने लगा कि वो तरक्याती फंड मिले ना, किसी को 50 करोड़ दिए और बास को 1-1 अरब भी मिले, तो 20% तो डायरेक्ट कट होता है, मगर ठेकेदार भी फिर अपना होता है वो जो तरक्याती फंड के नाम पे देते हैं। तो 30-35 करोड़ वैसे ही निकल आते हैं, फिर परमिट लेना, जरगे बिठाना, फैसले करवाना, दबाव डालना, इधर पैसे, तो 1-1.5 अरब रुपये आराम से कमा लेता है एक बंदा। यह है आपकी जमहूरियत। अच्छा, फिर खासा नहीं मानेंगे, उसमें एक अहम बात आखिर में और बताता चलूँ, ये कह के मैं ख़त्म करता हूँ, गो के वाक़या तो एक और था जो मैं कल सुनाऊँगा, कि खासा के साथ जो शिया लॉबी है वो तालिबान के मामले पर खासा के साथ नहीं है, टीटीपी के मामले पर, क्योंकि उन्हें पता है कि वो शियों के बहुत बड़े दुश्मन हैं। इसीलिए पीपल्स पार्टी सबसे बड़ा निशाना बनती है। और ये जो खासा ने इल्ज़ाम लगाया है पीपल्स पार्टी पे, जो पीपल्स पार्टी घबराई हुई है इसीलिए कि पिछले इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं लेने दिया गया था, और खासा वॉक थ्रू के लिए, वॉक ओवर के लिए उन्होंने ये बयान दिया है कि तालिबान उनसे जुड़े रहें। तो खासा अब साथ देंगे नहीं देंगे मुझे नहीं पता, मगर जब पीटीआई में शिया फैक्टर है बहुत बड़ा, जो उनका कॉमन वोटर है, बहुत बड़ी तादाद में वोटर है, वो नहीं खासा के साथ खड़ा होगा। मतलब तासुबात से तासुबात और एक से एक कॉन्फ्लिक्ट निकल कर अभी सामने आएगा। और इस इकॉनमी के साथ इस फौज पे जो बुरा वक्त पड़ा हुआ है उन सारी, और फिर जो फौज की गैर मकबूलियत है उसका अंदाज़ा इससे लगाया। मैंने बहुत पहले, सबसे पहले शायद यकीन से कह रहा हूँ कि मैंने कहा था कि खान साहब बस इंतज़ार कर रहे हैं हाफिज जी को गंदा करने का। तो आपको पता है, मालूम होगा, आप में से बहुत सुन देखा होगा कि कहा जा रहा है कि इब्न ज़ियाद जो हुसैन के ख़िलाफ़ शिम्र के साथ लड़ा था, और यजीद के कहने पर इब्न जो ज़ियाद था जो करबला के मैदान में हुसैन से लड़ा, वो भी तो हाफिज़ कुरान था। और फिर मकसूद, अनवर मकसूद का मुझे नहीं पता उसने कहा या नहीं कहा कि हाफिज जी तो ऐसे कहा जाता है कि जैसे वो नमाज़ पढ़ाने आए थे, और फ़ौज चलाने के लिए कोई नमाज हाफिज होना बहुत ज़रूरी है। तो तमाशा बना दिया गया है, उसकी अनपॉपुलरिटी आखिरी हद पर है फौज की, उसमें बुगदाद की तरह घेर लिया गया है। ये अपने मुंह से मानते हैं, उसकी रोशनी में फैसला कर लें आने वाले क्या दिन है मैं अपने मुंह से नहीं बताना चाहता। आखिर में, बिल्कुल आखिर में अबुल कलाम आज़ाद का आखिरी कोट सुन लें जो उनके इंटरव्यू का पार्ट है, कि फिर आखिरी, कि फिर एक ऐसा वक्त आएगा कि ये अपने मफादात आलमी इदारों से भीख लेने के लिए अपने कौमी मफादात का सौदा करेंगे और अपने कौमी मफादात को कंप्रोमाइज़ करेंगे, फिर इस हिस्से के टुकड़े बखरे होंगे। जाइए इंटरव्यू पढ़ लीजिए अबुल कलाम आज़ाद का, उनकी एक एक पेशेंट गोई दुरुस्त साबित हुई है। ये वीडियो देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि आपके हालात क्या हैं। ये मंसूर अख्तर, आपके क्रिकेटर, फास्ट बॉलर, प्ले बॉय अब क्या कर रहे हैं, और इस मुल्क में लोगों का जो थोड़े से नाम रखते हैं वो आखिर में क्या करते हैं, ये देखिए और एंजॉय कीजिए। मुझे मानते भी हैं कि यार ये बड़ा अच्छा बॉलर था, बड़ी तेज बॉलिंग करता, बड़े बैट्समैन मार, यही बात है। जब तक मैं आपके पास आया नहीं, आपने मुझे पहचाना नहीं। अब मैं आपके पास आया हूं ना, अब बात कर रहा हूं आपके साथ, तो आपको लगेगा यार ये बंदा ये है, ये बात करता है, तो आप आज के बाद मुझे पहचानना भी शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अल्लाह पाक की जात है हमारे दरमियान, हम जानते हैं उसको, मानते हैं, पहचानते नहीं हैं। अब पहचानेंगे कैसे? पहचानने का असल तरीका, पहला कदम, पहला स्टेप पाकीज़गी है। और
पाकीज़ी किस चीज में है? नमाज में। और नमाज कहां है? मस्जिद में। अब जब तुम मस्जिद में ही नहीं आओगे तो अल्लाह को पहचानोगे कैसे? जानते तो हैं, मानते तो नहीं तरह, लेकिन पहचानते नहीं है। पहचानने की जो मेहनत है उस पे काम है। वो काम क्या है? वो काम अल्लाह के और अल्लाह के नबी की दीन में दाखिल होना और उसकी सुन्नतों को समझना और उनके बताए हुए तरीकों पे चलना। ये पाकीज़गी वाले रास्ते हैं। जिस्म तो साफ कर लिया, आंख कौन साफ करेगा? जुबान कौन रोकेगा? कान से कौन रोकेगा? इस चीज की मेहनत के लिए इस जमात का यह काम है कि अल्लाह को समझना कैसे है, आना कैसे है। मैं तो नहीं बात मानता इसको, मैं तो सिर्फ अल्लाह वाले मानता हूं। नमाज के लिए आ जाओ, सिर्फ यही कहते। सहरोजे के लिए आ जाओ, सिर्फ यही कहते। सहरोजे में क्या होता?